नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात सिर्फ जुबानी जंग की नहीं है, इस दौर में बात खामोशी की भी है। एक दौर में 3 इक्के संघ परिवार के, आज के दौर में खामोश क्यों है? और जिस तरीके से अब 24 तारीख को 117 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या उसके लिए कोई खास रणनीति है? बात आज इन सब पर होगी, लेकिन नजर हर किसी की इस पर है कि दरअसल वो 3 इक्के खामोश कौन है और साहिब और वजीर हैं कौन। तस्वीर आपके सामने है, स्क्रीन पे हम दिखाते हैं उन 3 इक्कों की पहचान। दरअसल ये 3 इक्के और कोई नहीं, प्रवीण तोगड़िया हैं, संजय जोशी हैं और गोविंदाचार्य हैं। प्रवीण तोगड़िया ने हाल में मुंह खोला तो हंगामा मच गया। चुनाव आयोग ने उस सीडी को मंगाया और परखना शुरू कर दिया, लेकिन संजय जोशी खामोश हैं और गोविंदाचार्य भी खामोश हैं। क्यों है ये खामोशी? सवाल है इन 3 इक्कों पे भारी इस दौर में नरेंद्र मोदी के वजीर या उनके इक्के हो चले हैं। पाबंदी उन पर भी लगी थी, बात हम अमित शाह की कर रहे हैं और पाबंदी खत्म होने के बाद पहला भाषण उनका आज हाथरस में था। जो बोला गया, जो दिया गया, पहले इनकी बात सुनिए, तब इन इक्कों पर आएंगे। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नाते शपथ लेने के साथ ही आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ सकती है ऐसा करने की? देश के जवान के सर की रक्षा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। कांग्रेस के युवराज क्या कहते हैं? कभी कहते हैं मेरी मम्मी ने ये कह दिया, कभी कहते हैं मेरी बहन ने ये कह दिया। कहते हैं ना, आप मुझे बताइए, भगवान न करे ये प्रधानमंत्री बन जाए युवराज और देश पर संकट आए तो क्या करेंगे? मम्मी में क्या करेंगे? बड़ा तीखा हमला है, बड़े तलखी के साथ हो रहा हमला है, लेकिन याद कीजिए 1 बरस पहले तक अमित शाह को कौन जानता था? या फिर इन परिस्थिति में लाकर जरा सोचना शुरू कीजिए कि पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के ऐलान से पहले क्या किसी ने सोचा था कि अमित शाह इस रूप में एंट्री होगी, यूपी में एंट्री होगी और उसके जरिए एक नई पहचान देश के सामने आएंगी? और वह इक्के जो एक दौर में सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ाते थे, कल्याण सिंह को सीएम बनाते थे, और एक शख्स तो ऐसे जो मोटरसाइकिल पर लिए हुए पीछे कभी नरेंद्र मोदी को घूमते थे, वो सब खामोश हैं। क्यों खामोश है वो? आइए जरा इन 3 इक्कों को देख लिया जाए, इनकी हालत ऐसी क्यों है। संघ के इन 3 इक्कों को कौन नहीं पहचानता, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि तीनों इक्के मौजूदा राजनीतिक बिसात पर प्यादे की भूमिका में भी नहीं है। गोविंदाचार्य दक्षिणी दिल्ली के एक घर में अनुष्ठान कर रहे हैं। संजय जोशी यूपी में घूम जरूर रहे हैं, लेकिन खामोशी से। प्रवीण तोगड़िया की कड़क आवाज इस हद तक दब चुकी है कि वो सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बोलने से कतराने लगे हैं। यानी एक वक्त जिस बीजेपी और संघ परिवार में इन 3 इक्कों की तूती बोलती थी, वो खामोश हो चली है। वो अभी ऐसे वक्त जब मोदी की तूती बोल रही है। गोविंदाचार्य तो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ाया, कल्याण सिंह को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, अयोध्या को लेकर घिरती वाजपेयी सरकार को अपने तर्कों का सहारा भी दिया। लेकिन एक वक्त सत्ता में रहते वाजपेयी को मुखौटा क्या कहा, उसके बाद से गोविंदाचार्य के दिन गर्दिश वाले शुरू हो गए। लेकिन एक ऐसा मौका इस वक्त बीजेपी और संघ परिवार के सामने है जब गोविंदाचार्य की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन वो खामोश हैं और शायद खामोश कर दिए गए हैं। वहीं नागपुर से इंजीनियर बनकर निकले संघ के फुल टाइमर स्वयंसेवक संजय जोशी ने तो गुजरात में बीजेपी की नींव रखी। संगठन को इस हद तक गढ़ा कि गुजरात बीजेपी का हो गया। और जिस दौर में नरेंद्र मोदी पीएम की रेस में सबसे आगे हैं, उस दौर में संजय जोशी दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू के घर में खामोशी से वक्त गुजार रहे हैं। जबकि 1988 से 1995 तक मोदी के साथ मिलकर संजय जोशी ने गुजरात में काम किया। 1988 में बतौर संगठन सचिव के पद पर रहते हुए गुजरात में संजय जोशी ने उस वक्त गुजरात बीजेपी के सचिव रहे मोदी के साथ काम किया, जिस वक्त गुजरात को बीजेपी की जरूरत थी और शायद बीजेपी खुद को गढ़ना चाहती थी। लेकिन 1995 में एक अलग लकीर तब खींची जब शंकर सिंह वघेला ने विद्रोह किया। गुजरात में बीजेपी टूटी। बीजेपी को संभालने का जिम्मा जोशी के हाथ आया
और मोदी को गुजरात से बाहर जाना पड़ा। दोनों के बीच लकीर तभी खिंच गई। बड़ा अजीबोगरीब संयोग है। जिन दो जिक्र इक्कों का हमने किया, इन दोनों को पार्टी में दोबारा वापस लाने की परिस्थिति और किसी ने नहीं, नितिन गडकरी ने बुनी थी। नितिन गडकरी संजय जोशी को लेकर आए, नितिन गडकरी गोविंदाचार्य को वापस लेकर आए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल फिर भी अनसुलझा था कि प्रवीण तोगड़िया कैसी यारी थी एक दौर में, और इस दौर में आकर कहां चीजें लाकर खड़ी हो गई, जहां पर प्रवीण तोगड़िया सिमट गए अपने आप में, अलग थलग पड़ गए। उनका कुछ भी बोलना अब नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगता है। और प्रवीण तोगड़िया तो वो शख्स हैं जिन्हें 2001 में सबसे पहले जानकारी दी गई कि नरेंद्र मोदी सीएम बनेंगे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता ने माना था तोगड़िया से मोदी की पुरानी यारी है और मोदी को आसरा मिलेगा। और आज तक सच भी यही है कि 80 के दशक में तोगड़िया और मोदी दोनों ही एक साथ अहमदाबाद में संघ की शाखा में जाया करते थे। मणिनगर के हेडगेवार भवन में दोनों एक साथ अक्सर देखे जाते थे। संघ की विचारधारा फैलाने के लिए दोनों ही एक साथ मोटरसाइकिल पर घूमते थे। और तो और 1995 से 2001 के दौर तक में जब मोदी को बीजेपी का कोई नेता गुजरात में तरजीह नहीं देता, तब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाते तो विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही वक्त गुजारते, क्योंकि वहां तोगड़िया हुआ करते थे। और सीएम बनने के बाद तोगड़िया के करीबी गोवर्धन झोड़पिया को अपने मंत्रिमंडल में जगह भी मोदी ने तोगड़िया के कहने पर ही दी। लेकिन 2002 में मोदी जैसे ही चुनाव जीते, फिर गोधरा हुआ, फिर दंगे, और उसके बाद मोदी जिस चाल में विकास की यात्रा पर निकले, तोगड़िया और मोदी के बीच लकीर खिंच गई। तो सवाल यह है कि मोदी से इतनी निकटता होने के बावजूद संघ के ये तीनों इक्के एक ऐसे दौर में खामोश क्यों हो गए हैं जिस वक्त इन तीन इक्कों की जरूरत संघ को होनी चाहिए। शायद इसीलिए बड़ा सवाल यह हो चला है कि ये तीनों खुद खामोश हैं या इस दौर में खामोश कर दिए गए हैं। ये अजीबोगरीब सियासत की बिसात होती है। कल तक जो इक्का होता है अब वो गुलाम की तर्ज पर भी नजर नहीं आता है। मुश्किल ये नहीं है कि ये तीन इक्के खामोश हैं, मुश्किल ये है कि इस दौर में जो राजनीतिक बिसात इस देश के भीतर बिछ रही है, उसमें नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इन तीनों को तीन अलग अलग दृष्टि से देखने की बात भी हो रही है। और बनारस में जिस व्यूहरचना के तहत बीजेपी गुथना चाह रही है चीज़ों में, उसमें झटके में बनारस का पुराना इक्का नए तरीके से अपने गढ़ने की बात कर रहा है। अफजाल अंसारी आज सामने आए, सुनिए क्या कहा। हमारे लोगों ने यह फैसला किया है कि बनारस की सीट का ऐलान 29 तारीख को किया जाए, और 29 तारीख को हम लोग मीडिया के भाइयों के सामने किस कैंडिडेट का, किस पार्टी का समर्थन करेंगे उसका ऐलान करेंगे। और उस दिन से हमारी पार्टी का एक एक वर्कर पूरे जी जान से, इस तरह से जैसे मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि उस तरह से उसका समर्थन किया जाए। वो कोई समर्थन मांगता हो या कोई समर्थन न मांगता हो, मीडिया में बयान देता हो कि हमको चाहिए या नहीं चाहिए, हमको इसकी परवाह नहीं। तारीख ने देखी है ऐसी भी कई घड़ियां, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। मैं देख रहा हूं कि नेक नियति से कोई यहां नहीं आया है, बद नियति से आया है। तो जब बद नियति से आया है तो उसकी बुरी नीयत को सफल नहीं होने देना है। संकेत की राजनीति नहीं, भले खुले तौर पर यह राजनीति हो रही है, और शायद सिर्फ उसकी धार एक तरफा नहीं है, दो तरफा भी है। दूसरी तरफ से भी वैसे वार हो रहे हैं, और हर की नजर अब 24 तारीख को 117 सीटों पर है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है। अमित शाह ने बदले की बात कह स्वाभिमान जगाया। वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान का रास्ता दिखाया। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। वसुंधरा ने सत्ता में आने पर टुकड़े टुकड़े करने के तेवर दिखाए। तो फिर मोदी के विकास के रथ का पहिया क्या सोची समझी रणनीति के तहत अटक रहा है, या फिर मोदी को लग रहा है कि सुनामी की गति से दौड़ते रथ के साथ हर मुद्दा वोट दे सकता है। हो जो भी, लेकिन अब जब सबकी नजरें 24 अप्रैल पर टिकी है, जब 117 सीटों पर वोट पड़ेंगे, तो फिर सवाल यह भी बड़ा हो चला है कि क्या वाकई वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह रणनीति अपनाई जा रही है। इसीलिए समाज में लकीर खींचने वाले बयान पर मोदी ने ट्वीट कर नाखुशी तो जताई,
और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर बीजेपी ने अपनी नेक नीयत सार्वजनिक करने की कोशिश तो की, लेकिन शायद कुछ अनसुलझा सा है। एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को गाड़ देंगे। इससे पहले किसी नेता ने कहा था कांग्रेस पार्टी की कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये सारी चीज जो है वो ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी हार की हताशा में अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी है। हो जो भी, लेकिन यह सवाल बहुत अनसुलझा नहीं है कि आखिर बीजेपी के भीतर से एकाएक क्यों हिंदुत्व के मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हुई। दरअसल यूपी बिहार की 86 सीटों पर मतदान बाकी है। बीजेपी जानती है लहर दक्षिण में नहीं बल्कि यूपी बिहार में ही पैदा करनी है। बीजेपी नेता जानते हैं कि ध्रुवीकरण से कई लोकसभा क्षेत्रों में मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या खासी ज्यादा है, जिसमें सीकरी, हरदोई, आद्रा, अकबरपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि डर यह भी है कि जाति के आधार पर बटे समाज में ध्रुवीकरण हुआ तो मुश्किल बढ़ भी सकती है, और इस ध्रुवीकरण से जोड़ करके बीजेपी और संघ से जुड़े मुद्दों के बयान को देखें तो जोर कहां लग रहा है अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बयान परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करते हैं। तो जाहिर है 24 को यूपी में होने वाले मतदान में सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास 2009 में थी। बीजेपी चाहती है कम से कम 6 सीट तो जीत ही जाए। ऐसे में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो फिर उसके अनुकूल रास्ता निकलेगा नहीं। शायद इसीलिए बीजेपी बार बार कह रही है वो मुद्दों से भटकी नहीं है। आखिर सवाल तो यही उठता है कि जब नरेंद्र मोदी विकास और सुशासन की बातें कर रहे हो, ऐसे में बीजेपी और संघ से जुड़े दूसरे संगठनों के नेता हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल वोट बैंक का ही है और नेताओं की जुबान यूं ही नहीं फिसलती। तो हो जो भी, लेकिन जिस तेजी से बयान में तीखापन आ रहा है और मोदी अब यूपीए या मनमोहन सरकार के बदले सीधे माँ बेटे की सरकार कहकर निशाना साध रहे हैं, उससे यह भी साफ हो चला है कि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। मोदी की रैलियों की संख्या यूपी बिहार में बढ़ गई है। एक दिन में 6-6 रैलियां तक हो रही है, यानी एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की तलखी। ध्रुवीकरण अपने आप हो जाता है और बीजेपी को लगने लगा है मुश्किल तो है, लेकिन हवा उनके पक्ष में है। सवाल यही है, ये हवा हवा में या फिर जमीन पर, इंतजार करना होगा। 24 तारीख कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 117 सीट हम आपको दिखलाते हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, झारखंड 4, मध्य प्रदेश 10, महाराष्ट्र की 19 सीट, राजस्थान की 5 सीट। लेकिन दक्षिण में भी मामला है, तमिलनाडु की सभी 39 सीट, उत्तर प्रदेश की 12, पश्चिम बंगाल की 6, पुडुचेरी की 1। सवाल यह है कि इतनी सीटों पर जो वोटिंग होगी उसमें कितनी किसके पास है? कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा है, ये तो कांग्रेस की साख है। यहाँ पर दांव पर बीजेपी के पास 26 है, और ये सारी परिस्थितियां बताते चलती है कि दरअसल समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट है, एआईडीएमके 9, डीएमके यहाँ पर साख पर है 18 सीटों के साथ। तमिलनाडु की सभी सीटों में 18 सीटें उसने जीती थी। ये सारी परिस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दल, चाहे वो तीसरे मोर्चे के हों, इस 117 के दायरे में निकल कर आते हैं। लेकिन निगाहों में तो हर किसी के राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, और इन दोनों के आपसी निगाहों में भी दोनों ही हैं। जरा सुनिए इन दोनों की बात। आपको इतने सालों तक परेशान करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इतिहास आपको पता होगा। कांग्रेस के दिल्ली में जो परिवार बैठा है, वो मां बेटा कभी भी आंध्र हो या तेलंगाना उसको प्रेम नहीं कर सकते। मैं टीवी देखता हूं, कभी कभी आ जाता है उनका भाषण सुनता हूं, बुराई 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 बुराई। सोच देखो, देश पसीना देता है अपना, किसान पसीना देता है, ये महिलाएं अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं रोज, और फिर एक व्यक्ति आता है कहता है भैया आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 60 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं करूंगा, दिखाऊंगा आप सबको काम का मतलब क्या होता है, प्रगति का मतलब क्या होता है, मोदी जी दिखाएंगे आपको। मुश्किल ये नहीं है कि हमले हो रहे हैं, मुश्किल यह भी नहीं है कि ये 3 इक्के खामोश है। मुश्किल यह है कि नरेंद्र मोदी केंद्र में है और चारों तरफ अपने अपने राजनीतिक दल के नेताओं के तर पर हर इक्का निकल रहा है और निशाना मोदी पर साध रहा है। जरा सुनिए। ये जो कमल का फूल है,
हर फूल जो है वो गाछ पे बनता है, पौधे पे बनता है। यह अकेला फूल है और इस पार्टी के अनुरूप इसने इस पार्टी ने चुनाव चुन लिया है। ताला बंद होगा और कीचड़ उसमें होगी तब कहीं ये फूल मिलेगा। तो ये देश कीचड़ हो जाएगा यदि हमने संभल के काम नहीं किया। ये आदमी इतना बड़ा रूढ़ है कि बयान आया था कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम दोषी है तो फांसी चढ़ा दिया जाए। तुम डिजर्व करते हो, हम ये नहीं कहते, कानून है, कानून अपना देखेगा। लेकिन जो दोषी आदमी है नरसंहार का, और ये जो बोली बोल रहा है, देशद्रोह का मुकदमा इन लोग पर चढ़ना चाहिए। लोगों को पार्टी को प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, हमारा आएगा तो हम बैंड कर देगा। जैसे हिटलर की दहशत थी, आज आरएसएस और बीजेपी में कोई हिटलर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हर कोई अपनी परिभाषा गढ़ रहा है या हर कोई संविधान के दायरे को तोड़ रहा है। हर कोई लोकतंत्र के नाम पर अपनी अपनी जड़ों को दिखाना चाह रहा है, या ये मान लिया जाए कि दरअसल लोकतंत्र का मिजाज ऐसे है कि खुली छूट है। जो भी कहिए, लेकिन इन सब के बीच मुलायम भी सामने आए। नामांकन आज ही भरा और आज ही कर दिया वादा कि दरअसल चुनाव के बाद इसकी छूट। सुनिए जरा। क्या मोदी साहब सिंचाई मुफ्त है किसानों की जगह? क्या पढ़ाई मुफ्त है? और आपको बताना चाहते, खबर अच्छी देना चाहते, जुलाई से संपूर्ण पढ़ाई मुफ्त कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। चाहे एलएलबी करे, चाहे एमएससी करे, चाहे कहीं पढ़े, उत्तर प्रदेश का लड़का विभाग उत्तर प्रदेश में पढ़ेगा और की संपूर्ण पढ़ाई मुफ्त। क्या दवाई मुफ्त है गुजरात में? बताओ मोदी साहब, यहाँ दवाई मुफ्त है। एक और निर्णय ले लिया है, आप जान जाइए, अगर किसी को कैंसर है, किडनी है, लिवर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, इसका खर्चा हजारों में, लाखों में, कभी कभी करोड़ों में होता है। ये मुफ्त कर दिया गया है।